हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समांतर श्रेणी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है कॉपी पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। आज एक धमाकेदार सेशन होने वाला है और मज़ा आने वाला है क्वेश्चन को करने में। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी की हुए हम लोग अपने जो है टॉपिक की तरफ यानी क्वेश्चन को करने चलते हैं। तो दोस्तों, चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया है, बोला है कि an इक्वल टू -1 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर n+1 के 5 पदों को ज्ञात कीजिए। कितने पदों को? 5 पदों को ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था एकदम सिंपल सा तरीका, अगर 5 पदों को ज्ञात करना है क्या करना है, वहां पे n की जो वैल्यू है रियल नंबर को पुट करना है। 5 पूछा है तो 5 रियल नंबर पुट करो, उसके बाद जो आंसर है वही आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहां हम n का जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे? रियल नंबर। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो हम यहाँ अगर an इक्वल टू लिखें, an इक्वल टू -1 की पावर n+1 इंटू 5 की पावर n+1, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर a1 निकालें तो a1 निकालेंगे तो n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, यानी n की वैल्यू कितना? 1। तो रख देते हैं a1 इक्वल टू -1 की पावर n के स्थान पे 1 +1 इंटू 5 की पावर n के स्थान पे 1 +1 इक्वल टू -1 की पावर 1 +1 2 इंटू 5 की पावर 1 +1 2। तो आ गया 1 की पावर अगर इवन नंबर है तो अगर किसी भी संख्या की अगर माइनस है कोई संख्या, उसकी पावर इवन नंबर है तो हमेशा उसका जो मान आता है पॉजिटिव नंबर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे -1 की पावर 2 है, तो यानी जब इसका निकालेंगे तो आएगा कितना? 1 आएगा। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 5 की पावर 2, तो आंसर कितना आ गया? 5 की पावर 2। पहला पद निकल गया कितना? 5 की पावर 2। दूसरा पद निकालते हैं, n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? दूसरा पद निकालने के लिए 2 रखना पड़ेगा। तो a2 इक्वल टू क्या होगा? -1 की पावर n के स्थान पे 2 +1 इंटू 5 की पावर 2 +1 इक्वल टू -1 की पावर 2 +1 3 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे जो -1 की पावर क्या आ गया? ऑड नंबर आ गया, मतलब विषम संख्या आ गया। अगर किसी भी नंबर जो माइनस में है, कोई भी नंबर अगर माइनस है, उसकी पावर अगर ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो उसका कितना भी हम पावर कर ले तो उसका हमेशा जो मान आएगा कितना आएगा? माइनस आएगा। तो -1 की पावर अगर 3 करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 3। तो आगे चलेंगे तो -1 से अगर 5 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? -5 की पावर 3। और आगे चलेंगे दोस्तों, 5 पद निकालने के लिए बोला है, तो हम 2 पद निकाल चुके हैं। n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? 3, तो तीसरा पद निकल जाएगा a3 इक्वल टू -1 की पावर 3 +1 इंटू 5 की पावर 3 +1। और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, -1 की पावर कितना हो जाएगा? 3 1 4 हो जाएगा, और 5 की पावर 4 इक्वल टू -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर 4। ऐसे हम अगर चौथा पद निकाले तो क्या आ जाएगा? a4 इक्वल टू -1 की पावर 4 +1 इंटू 5 की पावर 4 +1 इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5। तो अगर इसका यहाँ पे ऑड नंबर आ गया पावर में, तो यानी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा इंटू 5 की पावर 5
इक्वल टू -1 से जब 5 की पावर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 -5 की पावर 5। अब n का स्थान पे 5 रखेंगे तो पांचवा पद निकल जाएगा, तो a5 इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, -1 की पावर 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 1 6 इक्वल टू -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 5 की पावर 6 इक्वल टू 5 की पावर 6। यही हमारा क्या आ गया, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और फिफ्थ पद, यानी पांचवा टर्म। तो ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि इस जो हमारा यनवा टर्म दिया था उसका क्या पूछा था, उसके 5 पदों को ज्ञात कीजिए। तो 5 पद कितना निकल गया हमारा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6। अगर इसको हम लिखना चाहे एक सीरीज में तो लिख सकते हैं 5 की पावर 2 -5 की पावर 3, 5 की पावर 4 -5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6। यही हमारा क्या आ जाएगा, 5 पद, फिफ्थ टर्म। टोटल कितने टर्म आ जाएंगे, 5 पद हो जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि √2, 3√2, 5√2 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दे दिया, एक श्रेणी दे दिया गया, उसका बोल रहा है 20th टर्म क्या होगा, उसको आप निकाल के बताओ। तो दोस्तों चलो चलते हैं अपने 20th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे। हमने बताया था पिछली क्लास में 20th टर्म निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, वहां पे tnवां पद हमें जानना जरूरी है। tnवां पद मैंने बताया था tn इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों आओ चलो देखते हैं। तो tnवां पद निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जो वैल्यू यहां पे दी गई है 20th टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो दोस्तों निकालते हैं tn इक्वल टू a की वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 है, √2 है, हमें a की वैल्यू पता है। और d की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है, यानी d। तो यहां अगर हम निकालेंगे d की वैल्यू 3√2 माइनस √2 तो आंसर आ जाएगा, इस d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2। यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए t हमने निकाल लिया। तो tn इक्वल टू, यानी tn मतलब 20th टर्म निकालना है मुझे। तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी, 2√2। तो और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, √2 प्लस 19 इंटू 2√2। 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, √2 इंटू 19 नहीं है 38, 38 इंटू √2। तो 38 प्लस 1, यानी अगर √2 में कोई संख्या है तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो √2 यहां पे भी है, √2 यहां पे, यानी 1√2 और 38√2, 39 √2 आंसर हो जाएगा। यानी 20वां पद कितना हो जाएगा, 20वां पद कितना हो जाएगा, 39√2। 20th टर्म 39√2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, श्रेणी 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस डॉट 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 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अंत से 12वां पद आपको निकालना है। तो दोस्तों अंत से 12वां पद निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए अंत से 12वां पद किस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों
अंत से यनवा पद निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अंत से यनवा पद अगर निकाल रहे हैं तो क्या होता है फार्मूला, n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमने आपको प्रूव करके बताया था, अगर अंत से यनवा पद निकालना है तो दोस्तों उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालते हैं अपना आंसर। चलो दोस्तों चलते हैं। अंत से यनवा पद का फार्मूला होता है हमारा यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है, अगर अंत से यनवा पद का फार्मूला आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप जो है मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके समांतर श्रेणी का जब प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको जो है अंत से यनवा पद निकालने का जो है एक डेरिवेशन मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, केवल डायरेक्ट हम जो फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं। अंत से यनवा पद निकालने के लिए यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इस तरह से हम फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहला पद जो दे दिया है, कितना दे दिया है 6, और अगर हम d निकाले तो d मतलब सर्वांतर, सर्वांतर का मान निकालें तो क्या होता है, क्रमागत दो पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर यानी 10 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर यल की वैल्यू निकालना चाहे तो 82 है हमारा, लास्ट पद कितना है हमारा 82। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सब चीज मिल गया, ए की वैल्यू मिल गया है, डी की वैल्यू मिल गया है और यल की वैल्यू मिल गया है। तो अंत से हम कितना 12वां पद निकाल सकते हैं, 12वां पद निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। तो अंत से 12वां पद इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 12वां पद मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू सभी को पुट कर दो यहाँ पे, यल की वैल्यू 82 माइनस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू डी, डी की वैल्यू 4। और आगे सॉल्व करेंगे तो 82 माइनस 11 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाए, 11 4 जा 44। तो 82 माइनस 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। यही जो है अंत से क्या होगा 12वां पद, अंत से 12वां पद कितना हमें मिल जाएगा 38। 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से 12वां पद कितना मिल जाएगा हमें 38। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन को करना है हमें। तो दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रेणी 4 7 10 13 डॉट डॉट 148 में कितने पद है, पूछा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस सीरीज में। तो जो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना है। आप अगर क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ जाते हैं तो दोस्तों 100% है कि आप जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। तो दोस्तों लैंग्वेज को समझना जरूरी है। तो चलो दोस्तों अपने जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे दिया है 4 7 10 13 डॉट डॉट 148 में कितने पद हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, यानी n की वैल्यू पूछा है। n की वैल्यू कितनी होगी आप वो निकाल के बताओ। तो दोस्तों हमें tnवां पद पता होता है। tnवां पद क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर tnवां पद ही हमारा अगर लास्ट पद हो जाए तो हम उसको क्या tn को हम क्या लिख सकते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, l a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, अगर tnवां पद ही हमारा जो है
लास्ट पद हो तो हम उसे यल से रिप्रेजेंट करते हैं। यल इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। तो चलो चलते हैं। अब हमें इस सीरीज में, इस श्रेणी में क्या देख रखा है, पहला पद हमें देख रखा है कितना, 4 दे दिया है। और सर्वांतर अगर निकालते हैं तो दो क्रमागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। तो 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही क्या हो जाएगा हमारा, सर्वांतर हो जाएगा। तो d इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 4 हमें मिल गया। तो दोस्तों यहां अगर पुट करते हैं और यल की वैल्यू में देख रखा है, लास्ट पद कितना दिया है हमको, 148 दिया है। तो लास्ट पद 148 मिल गया, डी की वैल्यू 3 मिल गई, ए की वैल्यू 4 मिल गई। तो यहां पर अगर हम पुट कर दें तो 148 148 ए मतलब 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यानी n की वैल्यू हमें पता नहीं, n की वैल्यू ही हमें निकालना है। तो n को ऐसे ही रखो, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें 3 दिया है। तो दोस्तों यहां से निकालेंगे 148 इक्वल टू 4 प्लस यहां पे 3n माइनस 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 में तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 3। और सॉल्व करेंगे तो 148 इक्वल टू 4 प्लस 3n और ये 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1। तो दोस्तों 148 और 1 को इस तरफ ले जाओ। अगर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वेरिएबल के साथ जितने भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू है यानी अचर पद है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर के उस तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, बराबर के उस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो चलो ले चलते हैं। जब हम 1 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इक्वल टू 3n। अब 148 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 147 बचेगा, इक्वल टू 3n। n की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 147/3 इक्वल टू n। अगर n की वैल्यू यहां से निकाले तो n का हम यहां 147 में 3 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो n की वैल्यू आ गई 49। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इस सीरीज में, इस श्रेणी में कितने हो गए, 49। n की वैल्यू हमें n की वैल्यू ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 49। यही हमें फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू क्या होगी, यही हमें फाइंड आउट करके बताना था। तो दोस्तों आप जो एक अच्छे तरह से देख लो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन हम जो हमारे एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, कितना, 49। दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो दोस्तों अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, अनुक्रम Tn इक्वल टू n अपॉन n बटे 96 - 1 यदि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं है। तो Tn इक्वल टू 6 सही 1/2 यदि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो 960वां पद तथा 961वां पद का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप समझ नहीं पाते हो, इस क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो तो दोस्तों आप क्वेश्चन पक्का है कि गलत ही करके आओगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आओ चले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या बोल दिया है, Tn इक्वल टू n अपॉन n/96 - 1 n अगर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो n की जो वैल्यू है, अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग आता है तो वहां पे Tn की जो वैल्यू आएगी, इससे हम सॉल्व करेंगे। अगर n का जो मान है प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होता है
तो जो है Tn की वैल्यू क्या आएगी 6 सही 1/2 आएगी। तो यानी 960वां पद अगर हम निकालें, यानी n की वैल्यू कितना है 960वां पद निकालने के लिए बोला है, 960वां पद निकालने के लिए बोला है। तो n इक्वल टू कितना हो गया 960। तो Tn इक्वल टू 960 Tn इक्वल टू n अपॉन n बटे 96 माइनस 1। अब n की जो वैल्यू है उसने क्या पहले ही बोल दिया है, n की वैल्यू अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है तो जो है Tn की वैल्यू ये आएगी। तो क्या n जो है n इक्वल टू 960 प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है? चलो हम लोग चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आपने दोस्तों क्लास 10th या 8 में क्या पढ़ा होगा, भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालना पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालें 960 का, तो हम क्या करते हैं 960 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो का पेयर निकालना पड़ता है। लेफ्ट से राइट से क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। तो राइट से अगर दो दो का पेयर बनाएंगे तो 60 का एक पेयर हो गया, 9 का एक पेयर हो गया। 9 के पास तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो 0 9 और 60 हो गया। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे 3 से, अगर हम 3 3 जा 9, तो 9 से 9 0 हो गया, 60 आ गया टोटल। अब 3 3 जा 6, अब कितनी बार जाएगा 0 बार, तो 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो अब जो है ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो रहा, क्या आ गया फिर से 60 आ गया। तो दोस्तों ये देखेंगे कि 960 जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, Tn का जो मान निकालेंगे n अपान n बटे 96 माइनस 1 से हम निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 960वां पद हो जाएगा। चलो निकालते हैं। तो n का स्थान पे क्या रख देंगे हम T96, तो 960 बटे 996 माइनस 1। तो और आगे सॉल्व करेंगे तो 96 कैंसिल हो गया, 96 0 बटे यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 1 आ जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 960 बटे, यहाँ से अगर 10 में से 1 घटाएं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 से कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 0, 320/3। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 320/3। अगर इसको हम जो सही बटा में अगर आंसर निकालें तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 0 में 3 18 18 3 2। तो आंसर जो आ जाएगा 320/3 आ जाएगा, या तो क्या आ जाएगा 106/2/3 आ जाएगा। तो दोस्तों जो 960वां पद आएगा कितना आ जाएगा 106/2/3 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या बोला, 961वां पद आप निकाल के बताओ, 961वां पद निकाल के बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करना है, बोल दिया उसने Tn इक्वल टू 6 सही 1/2, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तो वहां पे Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सही 1/2 हो जाएगी। n बराबर 961 रखेंगे तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि 961 जो है क्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अगर प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा तो 961 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सही 1/2 हो जाएगी। तो दोस्तों चलो हम चेक करते हैं, भाग विधि से हम चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 961, दो दो का पेयर बनाएंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब कितना आ गया 9 9 तो 0 हो गया, कट गया 0 आ जाएगा। अब तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 61 आ जाएगा। तो 61 का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम अगर हम ले जाते हैं तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 161, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 61 हो जाएगा।
तो 31 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 61 62 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखा कि 31 का जो अगर हम वर्क करते हैं तो कितना आ जाएगा, 961 आ जाएगा। तो ये जो है 961 जो है 31 का वर्ग है, 31 का वर्ग क्या है हमारा 96 है, यानी 31 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 96 आएगा। तो दोस्तों यहां पे बोल दिया इन्होंने यदि n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, n जो है n मतलब 961 जो है किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग होता है तो जो tn होगा कितना हो जाएगा 6 सही 1/2 हो जाएगा, यानी t96 की जो वैल्यू आ जाएगी t96 101 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 6 सही 1/2, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पे T961 की जो वैल्यू आप निकालेंगे फिर यहीं पे पुट कर देंगे, आंसर जो है गलत आ जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था n की वैल्यू अगर जो है वर्ग आती है, वर्ग नहीं होता है तो t की जो वैल्यू है इससे आप निकालोगे। अगर n की वैल्यू जो है प्राकृतिक संख्या का किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो जाता है तो आपको जो है वैल्यू क्या निकालना है, क्या रख देना है 6 सही 1/2 ही जो होगा वो क्या होगा 961 की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन को आप जो है समझते नहीं हो तो पक्का गलत करके ही आओगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यदि tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c तथा t1 इक्वल टू 10 t2 इक्वल टू 19 तथा t3 इक्वल टू 32 है तो a b c का मान क्या होगा, वो आप जो है फाइंड आउट करके बताओ। आप जो है फाइंड आउट करो a b c का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को करेंगे क्या करेंगे, tn इक्वल टू हमें दे दिया है यहाँ पे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अगर n की वैल्यू 1 रखें हम यहाँ पे तो t1 की वैल्यू मिल जाएगी a1 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस c। अब हमने क्वेश्चन में ही दे दिया है उन्होंने कि t1 की जो वैल्यू है कितना है 10 है, तो t1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस b का स्क्वायर b का इंटू 1 में मल्टीप्लाई b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ऐसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। अब t2 n की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें, n की वैल्यू क्या कर दें 2 रख दें तो t2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, tn के स्थान पे क्या हो जाएगा t2 हो जाएगा। तो a इंटू 2 का स्क्वायर n के स्थान पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो t2 के वैल्यू हमें देख रखा है क्वेश्चन में, t2 की वैल्यू कितना है 19 है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू a 4a प्लस 2b प्लस c। ये हो गया, हम मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। अगर t3 की वैल्यू हमें देख रखा है t3 इक्वल 32 तो यानी t3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा t3 इक्वल टू an स्क्वायर a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो इसको, और t3 का मान इन्होंने देख रखा है क्वेश्चन में, t3 की वैल्यू कितना है 32 है, तो t3 की वैल्यू 32 रखेंगे तो इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9a प्लस 3b प्लस c। ये मान लेते हैं ये तीसरा समीकरण है। तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी चीज है कि जानना, अगर 3 अचर राशियों का आपको मान निकालना है, 3 अचर राशियों का मान मतलब 3 वेरिएबल का मान निकालना है, तो दोस्तों आपके पास 3 समीकरण होना आवश्यक है। अगर 3 समीकरण नहीं होता है आपके पास तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है
तीन समीकरण का होना आवश्यक है। इन्होंने दे दिया था ए बी सी, यानी तीन वेरिएबल का मान निकालने के लिए दिया था। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा कि तीन समीकरण मिल गया हमको, जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना मिल गया, 10 मिल गया। हमने इसको पहला समीकरण मान लिया। 4a प्लस 2b प्लस सी, इसे हमने जो है दूसरा समीकरण मान लिया। 9a प्लस 3b प्लस सी, इसे हमने इक्वल टू 32, इसे हमने जो है तीसरा समीकरण मान लिया। अब इन तीनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब तीनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, एक और पहले और दूसरे समीकरण को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्यों घटाएंगे दोस्तों, क्या करना है हमें, तीन वेरिएबल का मान निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, तीन समीकरण होना चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज क्या है कि उसको जो है तीनों समीकरणों को से हमें जो है दो वेरिएबल वाली हमें जो है समीकरण बनानी है। तो चलो दोस्तों दो वेरिएबल वाले समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे समीकरणों को घटा देते हैं। दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 19, पहला समीकरण है। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 10 है, दूसरा समीकरण। जब इसको घटाएंगे दोस्तों, घटाने का जो रूल है क्या है कि आप अगर बीज गणित का जो है आप घटाना कर रहे हैं, बीज गणित का अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है, आपको चिन्हों को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे क्या मानते हैं हम लोग, प्लस मानते हैं। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस यहाँ, क्योंकि प्लस प्लस सब जगह था तो माइनस माइनस हो जाएगा, -10। और इसको घटाएंगे तो 4a माइनस ए 3 हो जाएगा, 2b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, और प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 19 में से 10 अगर निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 9। ये मान लेते हैं कितना समीकरण है, समीकरण नंबर 4 है। ये कौन सा समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से तीसरा समीकरण हम घटा देते हैं, मतलब थर्ड समीकरण माइनस सेकंड समीकरण हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू कितना है, 32 है। अब दूसरा समीकरण कितना है, 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू कितना है, 19 है। अगर इन दोनों समीकरणों को अगर हम घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। चिन्हों को हमने चेंज कर दिया तो 9a माइनस 4a कितना आ जाएगा, 5a प्लस 3b माइनस 2b यानी b, सी प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 19 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। 32 में से जब 19 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। जो उस घटाने के बाद आएगा तो कितना आएगा, 13। तो दोस्तों इसको हम मान लेते 5 समीकरण। अब दोस्तों देखेंगे कि जो 3 वेरिएबल वाला समीकरण था 1 2 3 दो वेरिएबल में बन गया, 3a प्लस बी इक्वल टू 9, 5a प्लस बी इक्वल टू 13, दो वेरिएबल वाला समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो दो वेरिएबल वाला समीकरण है आपस में घटा देते हैं, यानी 5 माइनस 4 कर देते हैं। पांचवें समीकरण में से चौथा समीकरण अगर हम घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5a प्लस बी इक्वल टू 13 है हमारा दिया है, और 3a प्लस बी इक्वल टू दिया है हमको 9। इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो माइनस के हमें जो है चिन्हों को चेंज करना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना पड़ता है। तो दोस्तों 5 में से 3a घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा।
अब प्लस बी माइनस बी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 13 में से अगर 9 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 4 आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू यहां से हमें मिल गई, कितना मिल गई 2, 4/2 करना पड़ेगा, यानी 2 की ए की वैल्यू अगर निकालना है तो 2 का भाग करेंगे 4/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ए की वैल्यू हमें यहां से कितना मिल गया 2 मिल गया। अब दोस्तों ए की वैल्यू आपको अगर मिल गई तो ए की वैल्यू को जो है हम पुट कर देते हैं किसी भी समीकरण में, चौथे या पांचवें समीकरण में भी अगर हम पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू अगर हम इस समीकरण में पुट करें, ए की वैल्यू हम क्या करेंगे इस समीकरण में रखते हैं, तो अगर हम यहां पे करते हैं तो 3a की वैल्यू हमें कितना मिला है 2 प्लस बी इक्वल टू 9, और सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 प्लस बी इक्वल टू 9। अब b की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो दोस्तों यहां से आपको जो है b की वैल्यू मिल गई, यहां से a की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या बचा है, c की वैल्यू निकालना बचा है, तो c की वैल्यू आओ निकालते हैं। जब c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमें दिया है, पहले समीकरण में उन्होंने देख रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना देख रखा है 10 देख रखा है। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू हमें दिया है 2, b की वैल्यू यहां से हमें मिल गई 3, प्लस c की वैल्यू नहीं मालूम है इक्वल टू 10। 3 2 प्लस कितना हो गया 5 प्लस c इक्वल टू 10, तो c की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो यहां से जो c की वैल्यू आ गई कितना आ गई 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो दोस्तों यहां से हमें जो है ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू क्या मिल गई 2, बी की वैल्यू मिल गई 3, सी की वैल्यू 5 मिल गई। यही हमारा जो है क्वेश्चन में पूछा था कि tn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c हो तो ए बी सी का आप मान ज्ञात करके बताओ। तो दोस्तों हमने जो है सिंपल सा तरीका देखा, 3 वेरिएबल निकालने के लिए बोला था, तो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले 3 समीकरण बना लिया, 3 समीकरण बना लिया 1 2 3। 3 समीकरण से हमने जो है 2 वेरिएबल वाला समीकरण हमने निकाला। तो 2 वेरिएबल वाला समीकरण क्या करा, जो समीकरण हमने 3 वेरिएबल बनाया था उसमें क्या किया, हमने घटा दिया एक दूसरे को, तो हमें 2 वेरिएबल वाला समीकरण मिल गया। 3a प्लस बी इक्वल टू 9 मिल गया और 5a प्लस बी इक्वल टू 13 मिल गया। इसे मैंने मान लिया चौथा समीकरण, इसे मान लिया पांचवा समीकरण। तो दोस्तों चौथे और पांचवें समीकरण को जब हमने घटाया तो वहां से हमको जो है a की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों a की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 2 आ गई। जब a की वैल्यू हमें मिल गई तो हमने a की वैल्यू जो है किसी में आप रख दीजिए, चौथे या पांचवें समीकरण में किसी में से आप जो है रख दीजिए, तो वहां से आपको जो है b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने जो है चौथे समीकरण में रख दिया, तो a का मान 3 2 जा 6 हो गया प्लस b इक्वल टू 9, b की वैल्यू क्या हमें मिल गया 3 मिल गया। तो दोस्तों अगर b की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू आप जो फाइंड आउट ही कर सकते हैं, किसी भी जो है समीकरण रख दिए 1 2 3 में से किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, आपको वहां से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या करा, पहले समीकरण में रख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 में हमने जो है रखा, तो c की जो वैल्यू आ गई 5 आ गई। मिल गई a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना मिल गया 3, c इक्वल टू कितना मिल गया 5। तो दोस्तों चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा k 3k माइनस 2 तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तो तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान आप फाइंड आउट कीजिए। किसका मान फाइंड आउट करना है, k का मान निकालना है। तो दोस्तों अगर यहां पे दे दिया है तीन संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको k का मान निकालना है।
तो दोस्तों हमने सबसे पहले पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, उसका जो सर्वांतर है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो क्रमागत दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यानी कांस्टेंट आना चाहिए। तो दोस्तों इन्होंने बोल दिया पहले ही क्या, 3 संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। k+2 और 4k-6 ये इनकी 3 संख्याएं हैं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए जो उसका सर्वांतर है, 2 क्रमागत पदों का अंतर है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो 4k-6 d इक्वल टू क्या होता है, 2 क्रमागत पदों का अंतर 4k-6 माइनस k+2 इक्वल टू 3k-2 माइनस 4k-6। तो जो यहां से d की वैल्यू मिलेगी, यहां से जो d की वैल्यू मिलेगी, दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई सीरीज या श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है तो दोस्तों और आगे सॉल्व करते हैं। तो 4k-6 माइनस k+2, यहां पे हमने कोष्टक क्यों लगाया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने कोष्टक क्यों लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि जो अंदर वाली संख्या है प्लस या माइनस में है, तो दोस्तों उसके पहले वाले में क्या है, माइनस है। प्लस होता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें जो है अगर किसी भी तरह लिख दें, अगर प्लस है, प्लस साइन है किसी भी संख्या के पहले, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस संख्या पे। अगर माइनस साइन है तो वहां पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, गलती होने से बचने के लिए आप क्या करोगे, जो संख्या दी होगी, जो हमारा टर्म्स दिया होगा, जो पद दिया होगा, उसको हम क्या करें, कोष्टक में अगर हम लिख लेते हैं तो गलती होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, इसको जो है कोष्टक में लिख दिया, क्योंकि इसके पहले क्या है, माइनस का साइन है, तो इसलिए जो है प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने जो है ब्रैकेट लगा दिया। तो 4k-6 तो माइनस, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -k-2 हो जाएगा। तो दोस्त 3k-2 माइनस 4k-6। दोस्तों आप भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एग्जाम टाइम में, या क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पे माइनस साइन का प्रॉब्लम आता है वहां पे आप ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करो, जिससे आपको जो है गलती होने के जो चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों करते हैं 4k-6, तो 4k-k क्या हो जाएगा, 3k, -6 -2 -8, यहां करेंगे तो 3k -4k तो -k आ जाएगा, क्योंकि 4k वाली संख्या क्या है, बड़ी है 3k से, तो इसलिए जो है जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है, तो -k हो जाएगा। यहां पे क्या था, 4k बड़ा था, +4k बड़ा था, -k छोटा था, इसलिए जो है 3k आया, यानी +3k आया, यानी जो संख्या बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। तो -k और -2 -6 -8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से हमें जो है मिल गया 3k - 8 इक्वल टू -k - 8। यहां पे देखो दोस्तों गलती हो गया। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो मैंने ब्रैकेट भी लगाया था तब भी मेरे से गलती हो गया, -6 होना +6 होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया -6। तो दोस्तों माइनस और माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो +6 आ जाएगा। तो दोस्तों आप अगर ब्रैकेट लगा के करते हैं तो क्वेश्चन जो गलत होने के चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, आप दिख गया, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +6 हो जाता है, यानी अब यहाँ पे जो है गलत हो गया, -2 और +6 क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा,
क्यों यहाँ पे +4 आया? क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है, सीधी सी बात, जो संख्या बड़ी होगी उन्हीं की चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखा मैंने +6 बड़ा है तो प्लस जो है +4 आया, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। हमें क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए क्या जरूरी है, k का जो k वाली संख्या है उसको क्या करेंगे, एक तरफ लेके चलेंगे, उसके साथ वाली जो संख्या है उसको दूसरे बराबर के दूसरे तरफ लेके चलेंगे। चलो चलते हैं। तो 3k इसी तरफ रहने दो, इस वाले k को इस तरफ ले आओ, +k हो जाएगा, इक्वल टू 4 इसी तरफ रहने दो, इस -8 को प्लस उस तरफ ले जाओगे तो +8 हो जाएगा। क्योंकि जो भी संख्या बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाती है उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे k क्या था, माइनस साइन था तो +k हो गया। यहाँ पे -8 का जो है साइन था, -8 था तो +8 हो गया। और 3k + k यानी 4k इक्वल टू 8 + 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। k की वैल्यू यहां से अगर निकालते हैं तो 12/4 हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ गई 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, k की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। तो दोस्तों यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई कितना, 3। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज है, अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, इतनी गारंटी है। तो दोस्तों हमने क्या करा, इन्होंने बोल दिया पहले 3 क्रम, यहाँ पे जो इन्होंने पहले ही बोल दिया था क्वेश्चन में 3 जो संख्याएं दी गई है वो क्या है, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या कंडीशन हमने बताया था, अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों जाके जो है मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप जाके देखेंगे तो वहां हमने आपको बताया है। तो D = हमने क्या करा, अगर इन्होंने समांतर श्रेणी में बोल दिया तो यानी D की जो वैल्यू अगर निकालते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं तो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसलिए हमने जो है बराबर कर दिया, 4k - 6 -k + 2, 3k - 2 -4k - 6। अभी इसको मैंने सॉल्व करा तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल गई कितना, 3 मिल गई। तो दोस्तों अगर आप चेक भी करना चाहते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में ये संख्याएं जो है समांतर श्रेणी में दी है नहीं दी है, तो दोस्तों हम चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो आंसर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, क्या है, k + 2, k की वैल्यू हमें मिल गई है 3 + 2 तो आ जाएगा 5, और 4k - 6, 4 × 3 × -6 कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 -6 यानी 6 आंसर आ जाएगा। तो 3k - 2 तो 3 × 3 - 2 तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9 - 2 यानी 7। तो क्या आ गया जो है श्रेणी 5 6 7। तो ये हमारा जो है 3 क्रमागत संख्या जो समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, D का मान निकालना पड़ेगा। D का मान निकाल के देखते हैं क्या बराबर आता है, 6 - 5 7 - 6। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे थे 6 - 5 1 आ जाएगा, 7 - 6 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करा वो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन को करना है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा आपको जो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो है क्वेश्चन को करते समय लैंग्वेज को आप जो है ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए। दोस्तों आप जो है, मैं आशा करता हूं आप जो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जिससे कि और लोगों की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अन्य आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।